डेवोस स्विट्जरलैंड में जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है, वहां से ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। यह पहली बार ऐसी बात हुई है जब ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। आखिर ये जो पूरा बिल्डअप हो रहा है और जिसमें बात हो रही है कि अमेरिका कह रहा है हमारे पास अननोन वेपन्स हैं, ईरान कह रहा है हमारे पास अननोन वेपन्स हैं, ये सारी चीजों की आज हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ सीरिया से बड़ी खबर आ रही है, आईसिस के और लोग छूटे हैं और उसको लेके जो पूरी मिस्ट्री है, जो रहस्य है, जो रहस्यमय गतिविधियां चल रही हैं, उनका और ज्यादा पर्दाफाश हुआ है। उसके बाद वेस्ट बैंक और गाजा में तो एक इजराइल ने स्ट्राइक की है जिसमें 3 फिलिस्तीनी पत्रकार वो मारे गए हैं और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेबनान में और कुछ घटनाएं घटी हैं, इराक से जुड़ी खबरें हैं, रशिया से जुड़ी खबरें हैं और पूरा जो इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में चल रहा है उसके क्या इम्प्लीकेशन है, ये सारा कुछ आज आप अमरीश मिश्रा के इस चैनल पर सुनेंगे। आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल 100% दबाइएगा और इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। अब देखिए, हम सीधे आते हैं, ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया, सवाल यह है। अब उसके साथ देखिए जो पूरी गतिविधियां चल रही है वो भी आपको जानना जरूरी है कि ये जो बयान दिया है, जैसे ऐसे देखिए, हमने कहा था 25 जनवरी को जब इब्राहिम लिंकन, जो अमेरिका का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तक पहुंच जाएगा और अभी वो मालदीव्स को क्रॉस करके इंडियन ओशन एंटर करने वाला है। आज 21 तारीख है, 21 जनवरी 2026। तो अभी आप देखिए, अब वो पूरा मतलब बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है, वो पूरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बिल्कुल आ रहा है इधर ईरान की तरफ। ईरान की इधर तैयारियां, नए एक ईरान ने नया ड्रोन भी एक अनवेल किया है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। अब आप देखिए यूएस का मिलिट्री बिल्डअप क्या है। आज पहली बार यूरोप के कुछ बेसेस का भी नाम आया, जहां पर यूरोप में जहां अमेरिकन बेसेस है। अब देखिए, अब 10 जो हैं यूएस एयरफोर्स के KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग स्ट्रैटो टैंकर्स, ये बार बार ये हो रहा है। बड़ी संख्या में स्ट्रैटो टैंकर्स मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया और यूरोप में पहुंच रहे हैं अमेरिकन बेसेस में, यानी जो एयर टू एयर फ्यूलिंग करते हैं। मतलब लड़ाई लंबी होने वाली है, जो भी होगा लंबा होगा। अब आप देखिए 10 यूएस एयरफोर्स के KC-135 एरियल स्ट्रैटो टैंकर्स ये मिडिल ईस्ट और यूरोप में डिप्लॉय हुए हैं। 4 जो है ये मोरोन एयरबेस है, स्पेन में डिप्लॉय हुए। 4 अल उदैद एयरबेस कतर में डिप्लॉय हुए। उसके बाद 2 जो हैं वो, अब सोचिए, RAF रॉयल एयरफोर्स यानी इंग्लैंड का, ब्रिटेन का जो मिल्टन हॉल एक एयरफोर्स बेस है, वहां भी दो वहां पर स्टेशन हुए। अभी तक 15 से 19 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स यूरोप के डिफरेंट बेसेस में और मिडिल ईस्ट के बेसेस में पहुंच चुके हैं। साइप्रस में अभी स्ट्रैटो टैंकर्स नहीं पहुंचे, लेकिन F-15 जेट्स की क्या स्थिति है। F-15 जेट्स जो हैं ये देखिए बड़ी संख्या में डिप्लॉय हो रहे हैं। अभी 3 F-15E, वही जो जिनमें वो ईगल एक्टिव पैसिव वार्निंग सिस्टम है, नए तरह का, जो उनको गोस्ट बना देता है। अब 3 F-15E स्ट्राइक ईगल स्क्वाड्रन्स ये मिडिल ईस्ट के बेसिस में, जॉर्डन में यहां पर डिप्लॉय हुए हैं। उसके बाद C-7 ग्लोब मास्टर 3 कार्गो प्लेन्स। अब C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो 3 प्लेन्स ये हथियार भी कैरी करते हैं और इनमें ऑफेंसिव मटेरियल भी होता है, यानी इसमें कुछ आप ड्रोन वगैरह भी रख सकते हैं जो अमेरिका जिनका इस्तेमाल करता है। और ये इंग्लैंड से मिडिल ईस्ट की ओर ये उड़े हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिए क्या है कि इजराइल की क्या, अब इजराइल में भी पूरी तैयारी हो रही है। इजराइल में जो तैयारी हो रही है उसमें यह भी है, इजराइल के नागरिकों को बताया जा रहा है कि कैसे छुपना है, कहां पर छुपना है, बंकर्स वगैरह। लेकिन उसमें एक लूप होल आ गया है। जो इजराइल के जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं एविगदोर लीबरमैन, उन्होंने कहा कि भाई ईरान ने जो पिछली स्ट्राइक की थी उसमें हमारी
दशकों की रिसर्च खत्म हो गई थी। आपको याद होगा वो जो स्ट्राइक हुई थी वाइजमैन इंस्टीट्यूट पे, और वाइजमैन इंस्टीट्यूट ये रहोवोत एक जगह इजराइल में, वहां पर हुआ था 12 दिन के में। आपको याद होगा, बहुत उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया था। तो वो वाइजमैन इंस्टीट्यूट पे एक स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक ईरान ने की थी। ईरान का बहुत ही जो 12 दिन के युद्ध में जैसे आया था मोसाद के हेडक्वार्टर्स पे हाइफा में, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हैं, ऑयल रिफाइनरी है, वहां पर स्ट्राइक। उसके बाद यहां पर देखिए वाइजमैन इंस्टीट्यूट और खुद इजराइल की फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर एविगडोर लिबरमैन कह रहे हैं कि हमारी दशकों की रिसर्च इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दी, और अब फिर ये हो सकता है। और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू पे हमला किया। उन्होंने कहा कि ये अभी नहीं समझ रहा है, अभी कायदे से बंकरों का जो जिस तरह से आम जनता को बताना चाहिए बंकर्स के बारे में, अभी 30% कम से कम इजरायली जनता ऐसी है जिसको अभी कुछ नहीं पता है कि अगर कुछ अभी हमला हो जाए ईरान का तो वो कहां जाए। अब देखिए, अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, जिनको डेवोस नहीं बुलाया गया, जबकि डेवोस में जब पिछले साल डेवोस हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इजराइल के प्रेसिडेंट हर्जोग को बुलाया गया था, जबकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और 2 और मिनिस्टर्स के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट था। लेकिन इनको अब्बास अराक्ची को अभी नहीं बुलाया गया। और इनको देखिए, इन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमारी प्रेजेंस कैंसिल कर दी। एक इतने महत्वपूर्ण जो विकासशील देश है ईरान, उसको नहीं बुलाया। ये दिखा रहा है कि अमेरिका और वेस्ट एक साथ मिले हुए हैं, और इनकी जो ईरान को लेकर मंशा ठीक नहीं है। और ठीक क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से जब ये कह ही दिया कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन इसमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि ईरान भी कह चुका है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इजराइल और अमेरिकन बेसिस मिडिल ईस्ट में उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये आर पार की लड़ाई। दीपक शर्मा शो में भी मैं रोज कहता हूं ये आर पार की लड़ाई, और हम लोग हर दिन एक एक चीज एनालाइज करते हैं। अभी आप देखिए, अब यहां पर जो अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा कि 71,000 इनोसेंट फिलिस्तीनियों को, जिन लोगों ने जेनोसाइड जिनका किया इजराइल, वो अभी इस साल भी अटेंड कर रहा है, और हमको नहीं बुलाया जा रहा है। और उस पर तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं प्रोटेस्ट के बारे में, इसके बारे में, जबकि प्रोटेस्ट के बारे में ये चीज सामने आ गई है कि वो उसमें देखिए, ये तो कोई निगेट नहीं कर सकता ना, जो ईरान के रिजीम के खिलाफ भी हैं, क्या इस बात को निगेट कर सकते हैं कि मोसाद CIA का हाथ नहीं था? ये तो नहीं कर सकते। ये तो जग जाहिर हो गया, मोसाद ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है। उसके साथ आज देखिए, मैंने एक 7 मिनट का एक वीडियो ईरान से आया था, इंग्लिश में था, ईरान से भी शायद नहीं आया था, कोई यूरोपियन एंटी इंपीरियलिस्ट ग्रुप ने उसको शेयर किया। उस वीडियो में सारी बातें थी, बहुत कुछ तफसील से बताया था। वो मैंने एक्स में पोस्ट किया, और लंबा पोस्ट लगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और एक्स ने उसको एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आप देखते जाइए कैसे यहां पर सेंसरिंग हो रही है और कैसे माहौल बनाया जा रहा है ईरान पे युद्ध करने का। उसके बाद अभी देखिए, जो अब्बास अराक्ची, यही फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल लिखा, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसको छापा, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव एक पेपर माना जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में इन्होंने, अराक्ची ने साफ कह दिया, और एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जवाब भी है, इन्होंने ये कह दिया कि अगर हॉस्टिलिटीज होती हैं तो हम लोग वी विल हिट बैक विथ ऑल वी हैव गॉट। हमारे पास जो कुछ है हम उस सबके साथ उसका सब कुछ झोंक देंगे, सब कुछ हम युद्ध में झोंक देंगे। ये बात देखिए साफ साफ अब्बास अराक्ची ने कही है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल में कही है। इसका मतलब है कि वो अमेरिकन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस और अमेरिकन सिस्टम को एक मैसेज देने जा रहे हैं। ये इसीलिए वॉल स्ट्रीट जर्नल में ही पब्लिश हुआ है। उसके बाद इसी वॉल स्ट्रीट जर्नल में और भी उन्होंने डिटेल जो प्रिपरेशन अमेरिका की है मिडिल ईस्ट में, उसके बारे में बताया है, कैसे F-15E जो जहाज हैं, जेट्स हैं, वो जा रहे हैं। वो हमने आपको शुरू में बताया था। एक और इसमें इंफॉर्मेशन आई है कि जो हिमार्स मिसाइल सिस्टम है, अब हिमार्स मिसाइल सिस्टम जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अमेरिका
का एक बहुत ही प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको यूक्रेन ने काफी मतलब रशिया के खिलाफ, क्योंकि यूक्रेन तो रशिया से हार रहा है, लेकिन इतनी लंबी जो जंग खींच दी यूक्रेन ने, उसमें हिमार्स का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हिमार्स यूक्रेन को दिया अमेरिका ने, और उसने जो बहुत सारे रशियन हमलों को विफल भी किया। हालांकि आज स्थिति में अभी इस वीडियो के अंत में भी यूक्रेन की स्थिति आपसे डिस्कस करूंगा, अब वो काम नहीं आ रहा है। लेकिन हिमार्स को एक बड़ी मात्रा में जो हिमार एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, और इनको डिप्लॉय किया जा रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, इजराइल में भी किया जा रहा है, जॉर्डन में भी किया जा रहा है, हर जगह ये पूरा चक्रव्यूह बन रहा है। और भाई ये महाभारत ही है आज के दौर की। उसके बाद जो ईरान ने, अब देखिए, जो नया ड्रोन अनवेल किया, मेरे पास उसकी बहुत जबरदस्त वीडियोस है, उनकी कुछ कुछ क्लिपिंग्स मैं आपको दिखाता हूं। इसका नाम है हदीद 110 अक्का दलाहू, दलाहू भी इसका नाम है, और हदीद 110 ये अभी 2025 में इसकी टेस्टिंग हुई है, बिल्कुल अनटेस्ट, अभी तक कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। 12 दिन के युद्ध में भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। और इसकी खासियत यह है कि ये खास तौर पे बना है समुद्री बेड़ों पे निशाना साधने के लिए। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ये कोई आईसीबीएम नहीं है, या मैं जो हम लोग कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो अमेरिका पहुंच सकता है, इजराइल पहुंच सकता है। 15,000 किलोमीटर पर आवर के मिसाइल उसके पास है। फतेह की बात कल हुई थी, खुर्रम शहर 4 की बात हुई थी। यहां लेकिन जो हदीद 110 है, ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है इब्राहिम लिंकन जैसे जो जहाज आ रहे हैं ईरान की तरफ, या और भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस डिप्लॉय करेगा, जॉर्ज बुश, और हो सकता है और भी कुछ, या छोटी छोटी स्पीड बोट्स, आर्म्ड स्पीड बोट्स जो अमेरिका डिप्लॉय करेगा, उनको उन पे निशाना बनाने के लिए खास तौर पे इनका, क्योंकि इनमें जो क्या है, एक तो ये बहुत हैवी मेटल से नहीं बने, ये बाकी जो शहीद 136 ड्रोन है ईरान का, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए है स्ट्राइक करने के लिए, वो ये नहीं है। इसमें ये कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है, ये उस तरह से स्टील या उससे नहीं बना है। कॉम्पोजिट मटेरियल मतलब कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल से बना है, जो उसको बहुत ही लाइट बना देता है, और एक तरह का ये स्टेल्थ ड्रोन हो जाता है। अब सोचिए, बिना एक स्टेल्थ जेट बनाए ईरान ने स्टेल्थ ड्रोन बना दिया। स्टेल्थ ड्रोन किसी के पास नहीं है, रशिया और चाइना के पास भी उस तरह से नहीं है। कुछ टेक्नोलॉजी ईरान ने रशिया को दी है, लेकिन अभी किसी के पास नहीं है। और इसमें देखिए 30 किलोग्राम का वॉरहेड ये कैरी कर सकता है। इसकी जो खास बात है वो ये है कि एक तो ये पिस्टन सिस्टम है, जो पुराना सिस्टम था उसको रिवाइव किया है ईरान ने, पिस्टन सिस्टम के थ्रू ये चलता है। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इसकी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक तो इसका जो जीपीएस सिस्टम है, ये जीपीएस सिस्टम ईरान यूज नहीं करता, ये एक बेदूत करके चाइना का सिस्टम है, जो चाइना की सैटेलाइट से चलता है, उसको ईरान यूज करता है। तो उसको तो देखिए यूएस जब जीपीएस जैमिंग करता है तो उसको तो उस चाइनीज सिस्टम को यूएस नहीं छू सकता है। तो एक तो ये बेदूद यूज करता है, तो इसको जीपीएस जैमिंग इसकी नहीं कर सकते। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं कि इसका जो कैमरा है वो एकदम जब टारगेट पास होता है तब वो खुलता है और इमेजरी भेजता है। और इमेजरी भेजता है ये जो इसको कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन, यानी ईरान में बैठा कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको ये इमेजरी भेजता है ताकि वो सेट कर सके कि इसको कैसे और कहां वार करना है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होती है वो एक्चुअली कैमरे की होती है, क्योंकि कैमरे में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू हो जाता है। जीपीएस में तो सैटेलाइट हावी है, तो सैटेलाइट वाला मामला तो ईरान ने हल कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को वो कैसे हल करे? तो उसके लिए उसने इतनी देर में उसकी लाइट खुलती है और इतनी एक्यूरेसी से खुलती है, जो उसकी एरियल पिक्चर्स वो लेना शुरू करता है, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं, कि उतना टाइम नहीं मिलेगा कि उसको जैम करने का। अब बताओ, ये पूरी स्थिति। दूसरी बात, जो लेजर और ऑप्टिकल जो उसमें जो उसकी यूसेजेस है, जिस तरह से वो लेजर की मार करता है वो और अपने टारगेट को लॉक करके मारता है, वैसे उसका जवाब अमेरिका के पास नहीं है। ये अभी तक ऑन पेपर ये बात आ रही है। अब देखिए डिफेंस में क्या होता है
कि ग्राउंड में जब चीजें जाती हैं तो फिर एक वो अलग तरीके हो जाती है। इसमें यह भी एक बात आ रहा है कि ईरान के पास एक और सीक्रेट वेपन है, जिसमें एक ड्रोन जो ऐसे फ्लाई करे और फिर उसके वॉरहेड्स डिटैच हो जाए एक साथ, MIVR जिस सिस्टम को कहते हैं। उसके बारे में हमने कल थोड़ी सी बात की थी शायद, या हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी देखिए, हम इससे आगे बढ़ते हैं। सीरिया में जो अल होल कैंप कुर्दिश इलाके में, आपने पूरा बताया था आपको कैसे अमेरिका कुर्दों और जुलानी की फोर्सेस में वॉर करा रहा है। मतलब मेरा ये मानना है, मेरा पर्सपेक्टिव है कि अमेरिका इसको इंजीनियर कर रहा है, और आईसिस के लोगों को जो छोड़ा जा रहा है अमेरिका रोक नहीं रहा। क्यों नहीं रोक रहा भाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये जो देखिए, कल अल शदादी प्रिजन से छोड़ा गए थे लोग, आज अल होल जो कैंप है ये भी कर्दिश इलाके में है, यहां से छोड़े गए। और इसका देखिए एक वीडियो है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें जो HTS के लोग यानी जुलानी की फोर्सेस कह रहे हैं, कम ऑन ब्रदर्स, कम ऑन, हु वांट्स टू गो, विल टेक यू वेरेवर यू वांट। तो आईसिस के लोग कह रहे हैं, जो कैदी थे अब छूट गए, कि हमको कहां ले जाओगे? तो वो कह रहा है कि जहां तुम जाना चाहो। तो फिर वो कह रहा है कि तुम्हारे पास गाड़ी है? तो उसने कहा गाड़ी है। तो उसने फिर कहा कि तुम्हारे पास हथियार है? तो उसने कहा हथियार है। अब इतने खुल के बातें हो रही हैं, अब आप देख लीजिए। अच्छा, अब देखिए, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ सीरिया ने, जुलानी सरकार ने फिलिस्तीनियों की एंट्री बैन कर दी सीरिया में। अब उसको यही डर है कि फिलिस्तीनी यहां आएंगे और वो एक रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, क्योंकि आईसिस, देखिए इसके पीछे थोड़ा ऐसा इतिहास है। 2014 से जब आईसिस का राइज हुआ था, तो फिलिस्तीनी जो खास, अच्छा, और आईसिस अपने को सुन्नी हार्डलाइन और तकफीरी है ही वो, कि जो उसकी बात नहीं मानता उसको मारने का अधिकार है। एंटी शिया है, एंटी सुन्नी भी है। जो सुन्नियों के जो 80% ग्रुप्स हैं, उनको वो नहीं मानता कि सही है आईसिस की जो विचारधारा है। तो उनसे लड़ने के लिए उस समय देखिए फिलिस्तीनी और फिलिस्तीनियों के काफी ग्रुप्स सीरिया जाके लड़े थे और आईसिस को हराया था। और पूरी लड़ाई का नेतृत्व आपको याद होगा कासिम सुलेमानी साहब ने किया था, जिनकी शहादत 3 जनवरी 2020 को ट्रंप ने उनको शहीद किया था। और उन्हीं की 6th एनिवर्सरी में मैं ईरान गया था। तो अभी देखिए, जो फिलिस्तीनियों को जो रोका है, इसको लेके काफी गहमा, मतलब बहस गर्म है। उसके बाद अर्दोगन ने ये कहा है कि जो गाजा का बोर्ड ऑफ पीस है, इजराइल अगर उसमें नहीं आना चाहता है, टर्की को नहीं चाहता है, फिर भी टर्की उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद गाजा में देखिए क्या हुआ। गाजा में आज देर अल बला इलाके में इजराइल ने गोलीबारी की। उसके बाद उसने देखिए 3 ऐसे जर्नलिस्ट, सोचिए अब आप इसको देखिए, 3 जर्नलिस्ट जो गाजा में ही जो इजिप्शियन कमिटीज हैं कुछ वहां पर सेटअप कर रही हैं, उनको कवर करने जा रहे थे, उन पे बॉम्बिंग कर दी। इसमें जो है मोहम्मद साला कश्त, अब्दुल रऊफ समीर शाद और अनस घानी, ये 3 फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट मारे गए। अब ये जो अब इजिप्ट में पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमिटी भी बैठ रही है, वो भी आएगी कल, तो क्या उस पर बमबारी होगी जो अमेरिका की सहमति से आ रही है? ये सारे जो देखिए बड़े सवाल हैं, ये बने हुए हैं। गाजा की येलो लाइन पे फिर गाजा के सिविलियंस मारे गए हैं। एक गाजा का बच्चा भी शहीद हुआ है। और अच्छा, अब आप देखिए वेस्ट बैंक में जो खलत अल सिद्रा है, मकमास इलाके में, जेरूसलम में, यहां पर सेटलर जो जूइश सेटलर्स हैं, मिलिशियाज, उन्होंने हमला किया, लेकिन उसका विरोध हुआ और उस पर काफी संघर्ष चला। आज पिछले 24 घंटों में कम से कम 52 घटनाएं, 52 रेजिस्टेंस की घटनाएं हो चुकी है। उसके बाद आप देखिए तो ये नाब्लिस में भी इसी तरीके से
जम के संघर्ष हुआ। ट्यूबस के कम से कम 2 जगहों पर मोर्चा संभाला गया। नाब्लस में ये जो उरिफ विलेज है साउथ ऑफ नाब्लस, यहां पर 3 बुलडोजर पहुंचे थे, उसको भी लेके वहां रेजिस्टेंस हुआ। रमल्ला के अल मुगैयर में रेजिस्टेंस हुआ, वेस्ट बैंक में। ये पूरा जो ये फ्रंट है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का, ये पूरा यहां पर सरगर्मी तेज है। उसके बाद देखिए रशिया ने आज 2 इस्कंडर एम मिसाइल्स विथ हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स ये यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस को खारकोव जो रीजन है वहां पर उससे मार की, जिसमें कई यूक्रेनियन सोल्जर्स उसमें मारे गए। और उसके बाद जो अमेरिकन मेड जो हाई प्रिसिशन मिसाइल लॉन्चर एक यूक्रेन के पास है, जिसको M270 MLRS कहते हैं, उसको भी रशियन फोर्सेस ने उड़ा दिया। फिर देखिए लेबनान में कुछ जगह इजराइल ने बमबारी की, लेकिन लेबनान में जो जनता है उसने कफ्र किला इलाके में अपनी सरकार का विरोध किया कि वो कब रिकंस्ट्रक्शन शुरू करेगा। और ये पूरा इलाका हिजबुल्लाह का है, और कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह भी प्रेशर डाल रहा है लेबनी सरकार में, जो एलिमेंट्स प्रो इजराइल प्रो अमेरिकन हैं, कि वो लेबनान के नेशनल कॉज में, जो हिजबुल्लाह कहता है कि भाई हम नेशनल कॉज रिप्रेजेंट करते हैं, तो हिजबुल्लाह के नेशनल कॉज में वो हस्तक्षेप करे और रिकंस्ट्रक्शन शुरू करे और इजराइल के खिलाफ मोर्चा बांधे। और फिर देखिए ये जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव का स्टेटमेंट है कि ट्रंप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अननोन हथियार है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन उनको नहीं भूलना चाहिए कि रशिया के पास वो इंटेलिजेंस है, वो एपरेटस है और वो रीच है कि अमेरिका जो एक एक चीज कर रहा है उसकी खबर रशिया को है। तो ये देखिए आज के समाचार थे, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।